अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालफत न करने पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 35 मिनट तक अरकान को ब्रीफिंग दी, तहम अक्सरियती अरकान अली अमीन गंडापुर से मुत्तफिक न हुए। अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद की। अरकान ने कहा, आप जो भी फैसला करें, लेकिन यह अवाम फैसला कर चुकी है कि इस बार वो किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे हैं, हम इनके मौकिफ के साथ खड़े हैं। इजलास में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी पीटीआई से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, एपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल से मुतल्लिक बातचीत हुई है। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त न होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपरेशन की मुखालफत करने से तासुर जाएगा कि पीटीआई तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है, इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। जराए का कहना है कि सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ अली ने अली अमीन गंडापुर के मौकिफ की तायीद की और फौजी ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार का मशवरा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बनाई गई कि अमन अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना बाद में। इस ऑपरेशन से मुतल्लिक अभी तक क्लियरिटी नहीं आया, ऑपरेशन होगा या भी नहीं, ऑपरेशन कब होगा, कहाँ होगा और इसका दौरानिया कितना होगा। जब वाज़ेह प्लान सामने आएगा तब बात होगी, बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। अवाम को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है कि एतमाद में पहले तो उस अवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूं यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है। दूसरी बात, सूबों को एतमाद मिलना वहां पे जरूरी है, उसके बाद पार्लियामेंट को वहां पे एतमाद मिलना जरूरी है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है, को गलत समझा जा रहा है और इसका मुआवजना गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़ब, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन में ऐसे मालूम मकामात जो नौगो इलाके बनने के साथ साथ रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे थे, से दहशतगर्दों का हटाकर उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। उन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी के बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मुतासर इलाकों से दहशतगर्दी की अफरियत की मुकम्मल सफाई की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द इदारों की पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मुनज़िम कार्रवाइयां करने या अंजाम देने की सलाहियत को गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन से फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। इसलिए बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान, जो कि सियासी मैदान में कौमी इत्तफाक राय के बाद शुरू किया गया था, कि जारी निफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है, ताकि दहशतगर्दों की बाकियात की नापाक मौजूदगी, जराइम, दहशतगर्द गठजोड़ की वजह से उनकी सहूलतकारी और मुल्क में तशद्दुद, इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। इससे मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। इसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से पहले से जारी कार्रवाइयों के अलावा सियासी, सफारती, कानूनी और मालूमाती पहलू शामिल होंगे। हम सबको कौमी सलामती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजमूई दानिश और सियासी इत्तफाक राय से शुरू किए गए इस मुस्बत इकदाम की पजीराई करते हुए तमाम गलत फहमियों को दूर करने के साथ साथ इस मौजू पर गैर जरूरी बहस को भी खत्म करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं, इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल ही सही पाकिस्तान मजबूत होगा। यहां तक किसने पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है,
مسلح تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سورج غروب ہونے کے بعد پولیس تھانوں میں چھپ جاتی ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، سو اسی پہ خوش رہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ پہ نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، عوامی نیشنل پارٹی نے نئے ملٹری آپریشن کی مخالفت کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں ANP رہنما میاں افتخار کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ اس میں موجود تھا تو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھائی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور پھر اس کے ستم ضعیفی یہ کہ یہ PTI کا صوبائی صدر بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، تو پارٹی کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا، صوبے کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا۔ آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں، چیف جسٹس قاضی فائز کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے خلاف اپیلوں کے کیس میں سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ۔ ریمارکس میں کہا، آپ متاثرہ جماعت نہیں، اگر متاثرہ جماعت ہوتی تو سامنے آتی۔ دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے چیف جسٹس قاضی فائز نے استفسار کیا کہ آزاد ارکان نے PTI جوائن نہ کر کے سیاسی خودکشی نہیں کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو کیسے دی جا سکتی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے سے متعلق کیس پر فل کورٹ کی سماعت کے دوران ججز کے اہم ریمارکس۔ گورنر شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا، آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں، آپ 86 لوگوں کی بات نہ کریں، آپ ایک درخواست گزار کے وکیل ہیں، 86 درخواست گزاروں کے نہیں۔ کل MQM آپ کے ساتھ تھے، آج نہیں۔ کل سنی اتحاد نے بھی ایسا کیا تو کیا آپ ہمارے پاس آئیں گے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی صاف شفاف انتخابات کرائے، سنی اتحاد ایکٹیو سیاسی جماعت تھی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تیسرا دن نہیں دیں گے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا، سنی اتحاد کا چیئرمین بھی بطور آزاد امیدوار ہی سیاسی جماعت جوائن کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ کی مرضی ہے، حامد خان کو بلائیں نہ بلائیں۔ دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ عدالت کو آئین کی پروگریسو تشریح کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم آئین کی نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں؟ ہم ایسا کیوں کریں؟ عدالت آئین میں درج الفاظ کی پابند ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں؟ جسٹس عرفان سعادت خان نے کہا کہ آپ کے دلائل سے تو آئین میں دیے گئے الفاظ ہی غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ PTI اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے PTI امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا، یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ تمام امیدوار PTI کے تھے، حقائق منافی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فرض کریں اگر یہ اصول طے کیا جاتا ہے کہ امیدوار PTI کے تھے تو پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو معافی باقی نشانہ، یہ حقائق سب کے علم میں ہیں کہ عدالت آنکھیں بند کر لے۔ الیکشن پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے، 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا، کیا ایک سیاسی جماعت کو یہ چیلنجز بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ سیاسی جماعت کا نہیں، اس کے ووٹر کا معاملہ ہے۔ پورا معاملہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوا جب PTI سے نشان لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی انجم وکیل خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ انجم وکیل خان سے ٹریبیونل کے جج پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت بھی مانگ لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے انجم وکیل خان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے مجھے سمجھائیں،
नेपोटिज्म क्या है? अंजुम अकील खान ने मुआज़रत की तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत ना करें, जज के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बताएं। जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी करने पर भी बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और एक आपके ऑर्डिनेंस की। वो असलहा बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस। इसलिए कह रहा हूँ पार्लियामेंट बंद कर दें। आप लोगों ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके केसेस ट्रांसफर किए। केस ट्रांसफर क्यों करवा रहे थे कि जज सिफारिश नहीं मान रहे थे? अदालत ने अंजुम अकील खान को शोकोस नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि अंजुम अकील खान जज के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज को डिफेंड करने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन में दायर करदा दरख्वास्त में अंजुम अकील खान ने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान पर समात में अदालत में पेश हूँ। केस की समात 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने पार्टी सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में खुद ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सद्दीकी, सरदार अवैस लगारी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मेरी किसी से कोई डील हुई ना ही मुज़ाकरात हुए। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आज भी और आगे भी रहूंगा। ना बानी पीटीआई पीछे हटा, ना मैं हटूंगा। पीटीआई जल्द इक़्तिदार में आएगी। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी ऐसी गलत बातें कर रहे हैं। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा हूं। ये साफ कहना चाहूंगा कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, कोई डील के तहत आए हैं और डील के तहत, भाई डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल काटते हुए, और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूं और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहना है। ना इमरान खान साहब कभी हटे हैं अपनी बात पे, ना मैं हटा हूं। पीटीआई जो है ये इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हमारे कुछ रिश्तेदार ये मोहसिन नकवी इस तरह की बातें करते फिरते हैं, ये इनको चाहिए अपने मुंह बंद रखें। आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ऑपरेशन इंतहाई अहम मसला है जो कौमी सलामती से मुंसलिक है। वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए। जब तक ऑपरेशन के खदोखाल वाज़ेह नहीं होते, इस वक्त ऑपरेशन की हिमायत के हवाले से फैसला नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंटलाइन सूबे का किरदार अदा करता रहा है। हम मजीद किसी किस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत इस सिलसिले में तफसीलात वाज़ेह ना करे उस वक्त तक हम हिमायत करने का कोई ऐलान नहीं करेंगे। हमारा फैसला हुकूमत के साथ मुशावरत पर और खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों को एतमाद में लेने की शर्त पर होगा। इसलिए मैं वफाकी हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इतने अहम मसले को इतना लाइट अंदाज में ना लिया जाए। तमाम लोगों के साथ मुशावरत की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, तफसीलात हमारे साथ शेयर की जाए और हमारे मशवरे से, हमारी मुशावरत से इस मसले पर गौर गौज किया जाए, तभी हम इसके बारे में कोई हतमी बात करने की पोजीशन में होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है बजट इजलास से पहले अपोजिशन की कोई भी तजवीज़ नहीं आई। अपोजिशन लीडर को KMC की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग दी गई। बजट पर बहस के लिए अपोजिशन लीडर से अरकान के नाम मांगे और उन्होंने मुझे यकीन दहानी भी करवाई, लेकिन बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया। बजट की कॉपियां फाड़ी गईं। उनकी नीयत पहले से ही बहस की नीयत थी। हम नेक नियति के साथ अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को भी अपोजिशन का जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट के कानून के तहत बजट को आज मंजूर करा लिया है। करारदाद की मंजूरी के बाद मुझसे दस्तखत भी अब करा लिए गए हैं। अब ये कोई और एहतजाज करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो मैं चाहता हूँ नेक नियति के साथ, सलमान चाहता है नेक नियति के साथ कि मामला तय पाएँ, चीज़ें अच्छी तरीके से हों। आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम हुकूमत का किरदार अदा करेंगे और शहरी पर फैसला कर लेंगे। चंडू यूसुफ में एक्साइज डिविजनल स्पेशल स्क्वाड की कार्रवाई, मंशियात का होल सेलर गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चरस बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम इलाके में मंशियात का अहम सप्लायर है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। नाइजर से अमरीकी फौज की बेदखली के बाद अमरीका ने मगरबी अफ्रीका ममालिक का रुख कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मगरबी अफ्रीका में मौजूदगी के लिए प्लान बी बना लिया। नाइजर की फौज हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रूस से शराकत दारी का ऐलान किया था। अमरीकी चेयर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ब्राउन अफ्रीका का गैर मामूली दौरा कर रहे हैं। जनरल ब्राउन बोट्सवाना में अफ्रीकी सरबराहान दिफा के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी जनरल ने कहा, बहुत से अफ्रीकी ममालिक में हम पहले ही काम कर रहे हैं। बाइडन इंतजामिया ने बैन आयरो कोस्ट, घाना और दीगर ममालिक से बातचीत की। नाइजर के मुताबिक फौजी अड्डा किसी अफ्रीकी मुल्क में कायम करना मुश्किल होगा। और आखिर में आपको बताएं, गिलगित के नौजवानों ने मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेना शुरू कर दी। ज़ेरे तरबियत नौजवान पहाड़ों जैसा बुलंद हौसला लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। इस हवाले से देखते हैं किरण कासिम की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। इन कुदरती रानाइयों के बाइस ही दुनिया भर के सयाह इस तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ के नौजवानों ने अब मिक्स मार्शल आर्ट्स को भी गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बनाने का फैसला किया है। मकामी नौजवान पहाड़ों जैसा बुलंद हौसला लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत ले रहे हैं। इनका मकसद मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना है। हमारा मकसद ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से अच्छे प्लेयर को हम जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रमोट करें। नौजवान खिलाड़ियों ने मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत को सराहते हुए आने वाले वक्तों में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के आज़म का इजहार भी किया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेने वाले नौजवानों की सरपरस्ती करे ताकि वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज, गिलगित बल्तिस्तान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।